नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसक्रिप्शन। सो उसको एक बार अपन वापस वी विल रिवाइज दिस टॉपिक बिकॉज इट इज लिटिल बिट टफ टॉपिक। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको क्या बताया था? इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मीन्स मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे होता है। ओके, तो जब डीएनए जो है दैट इज बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड, इट कन्वर्ट्स इनटू द आरएनए दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। So it produce the RNA which is called as messenger RNA. मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है दैट आरएनए विच विल प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन या फिर कोई मैसेज, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी इससे एग्जैक्टली? ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और जो नॉर्मली जो आरएनए बनेगा वो कौन सा बनेगा? मेनली एमआरएनए, मतलब मीन्स मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस फ्रॉम आरएनए। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय यूजिंग एमआरएनए। मतलब जब पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद में एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, वो फिर पॉलीपेप्टाइड चेन इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अच्छा, नॉर्मली नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों किसके पार्ट हैं? बोथ आर पार्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो नॉर्मली होता कहाँ है? ट्रांसक्रिप्शन तो बेसिकली होता है साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन बेसिकली कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स के अंदर। मीन्स अगर इफ समबडी आस्क्स द क्वेश्चन कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? राइबोसोम्स, राइट? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। और ट्रांसलेशन क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए बाय पॉलीपेप्टाइड चेन। So this is the definition of transcription and translation. अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली आपको पता है न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो इन यूकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर एनवेलप separates both transcription and translation, but prokaryotes cannot do. Why they cannot do? वो क्यों वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो इसलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर कभी भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का सेपरेशन नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? जब डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, तो एमआरएनए का बाद में कुछ प्रोसेसिंग होती है। प्रोटीन बनने से पहले उसके अंदर कुछ उसकी प्रोसेसिंग होती है, so that is called as mRNA processing. तो कहाँ पे होती है? That occurs in the nucleus. Okay, तो extensive RNA processing occurs in the nucleus, right? अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एग्जैक्टली होता कैसे है। तो देखो मैंने क्या बताया, ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ये डेफिनेशन हो गई। और कहाँ पे होता है ये? कौन सी डायरेक्शन में होता है? 5' टू 3' डायरेक्शन। तो अपन ने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन में दो डायरेक्शन होती है, 5' टू 3' और 3' टू 5'। दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल भी होते हैं, राइट? ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। कहाँ से होता है? फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। वो कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट होता है? 5' टू 3' डायरेक्शन में। अब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम होता क्या है? During transcription, the DNA sequence is read by the RNA polymerase, which produce anti-parallel RNA strand. इसका मतलब ये हुआ कि अपना एक एंजाइम है जिसका नाम है RNA polymerase। वो क्या करेगा? जब अपना डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो वो क्या बनाएगा? कुछ कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड बना देगा। मैंने आपको एंटी पैरेलल बताया था कि एक होता है 5' टू 3', उसी के सामने उसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा 3' टू 5'। और दोनों साथ साथ क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, पैरेलल स्ट्रैंड रहेंगे। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, राइट? So during transcription, the DNA sequence is read by RNA polymerase, which produce complementary
एंड एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड। ओके, तो ये हो गया कौन सा एंजाइम काम में है इसमें, आरएनए पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप लीडिंग टू जीन एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बोथ आर पार्ट्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो पहले क्या हुआ, पहले डीएनए से एमआरएनए बना, उसके बाद में एमआरएनए की कुछ प्रोसेसिंग हुई, और बाद में क्या हुआ, बाद में वो एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना, राइट। तो जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये कहाँ पे होता है, 5' to 3' डायरेक्शन के ऊपर। इसमें क्या कौन सा एंजाइम काम में आता है, एमआरएनए पॉलीमरेज। इट विल प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल का मतलब जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, आमने सामने होते हैं, मीन्स एक पे होगा 5' to 3', उसी के अपोजिट होगा 3' to 5'। तो पहले कौन सा आता है, पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो डीएनए का द स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब डीएनए का वो पार्ट जो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। इसमें क्या होगा, कम से कम एक जीन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, विच एनकोडेड एटलीस्ट वन जीन। इट मीन्स व्हाट, द स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट एनकोड्स एटलीस्ट वन जीन। कहने का मतलब कुछ पार्ट डीएनए का जो पहले एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक जीन प्रेजेंट होगा, राइट। उससे क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। उस एमआरएनए से क्या होगा, बाद में वो एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। कौन सी प्रोसेस से बनाएगा, ट्रांसलेशन से बनाएगा। तो अगर मैं ये पूछता हूँ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो आप लोग क्या डिफाइन करोगे, दैट पार्ट ऑफ डीएनए और द स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, इट एनकोड्स एटलीस्ट वन जीन, राइट। अब देखो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन दोनों जगह होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जब होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, देयर इज नो न्यूक्लियस, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होगा और साथ साथ ट्रांसलेशन भी चलेगा। मीन्स प्रोकैरियोट्स के अंदर दोनों साथ साथ चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और ट्रांसक्रिप्शन तो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होगा। और ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा, राइबोसोम्स के अंदर होगा, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, यूकैरियोटिक डीएनए not used in the form of heterochromatin to form nucleosome and must be unbound as euchromatin to be transcribed। मतलब कुछ पार्ट जो होता है बेसिकली, जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, डीएनए का वो पार्ट जो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में होगा, यूक्रोमेटिन के फॉर्म में, हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में नहीं होगा। मैंने आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताया था, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन एक्टिव पार्ट होता है, लाइट स्टेंड होता है, यूक्रोमेटिन इनएक्टिव पार्ट होता है, डार्क स्टेंड होता है, ठीक है। तो जो पार्ट डीएनए का कन्वर्ट होता है एमआरएनए के अंदर वो कौन सा पार्ट होता है, मेनली यूक्रोमेटिन। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट किसी को, समझ में आया क्या, कोई क्वेश्चन, हर्षिता, नितेश, नो सर। आदित्य, मनीष, अभी मीणा, कोई डाउट किसी को। तो यहाँ पे नो सर। एक चीज ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर दोनों चीज साथ साथ चलती है। क्या क्या, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो दोनों साथ साथ ही काम करता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा, वो होगा राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम है, मैंने आपको दो तरह के बताए थे ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों में फर्क क्या होता है, देखो कपल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज द रूल। कपल का मतलब होता है यहाँ पे साथ साथ दोनों कपल बना के चलते हैं, जैसे कि लड़का लड़की चलते हैं ना साथ साथ, वैसे ही प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी साथ साथ चलेगा, मतलब एमआरएनए में हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ साथ ट्रांसलेशन भी चलेगा, मतलब साथ साथ प्रोटीन भी चलेगा, दोनों में साथ साथ कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्या,
ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूकेरियोट्स क्या करता है, दोनों को सेपरेट कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन तो होगा कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा, वो होगा राइबोसोम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, वो दोनों को अलग से सेपरेट भी कर देगी। किसको? ट्रांसक्रिप्शन को भी सेपरेट कर देगी और ट्रांसलेशन को भी सेपरेट कर देगी। तो डीएनए से एमआरएनए अलग बनता जाएगा, एमआरएनए से एमआरएनए की प्रोसेसिंग अलग होती जाएगी, और बाद में प्रोटीन बाद में बनेगा। तो सब प्रोसेस यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनिल्स भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे देयर इज नो डेफिनेट फेज फॉर अकरेंस। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास कुछ भी नहीं है, ना तो सेल वॉल है, ना सेल ऑर्गेनिल्स है, ना न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो राम भरोसे कहानी चलती है इसकी। मतलब चलेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ ही, पर ये पता नहीं कौन कब कहाँ पे होगा। होगा सब वही, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, लेकिन कुछ फिक्स पैटर्न नहीं रहेगा। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर तो भगवान ने सब कुछ दिया है अपने को, न्यूक्लियस भी दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दी है, सेल ऑर्गेनिल्स भी दिए हैं। तो उसके अंदर हर चीज़ सिस्टमेटिक चलेगी। क्या क्या? तो टेक प्लेस इन द G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। तो मैंने आपको सेल साइकिल जब पढ़ाई थी, मैंने आपको इंटरफेस पढ़ाया था, G1 पढ़ाया था, एस पढ़ाया था, G2 पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या क्या होगा साथ साथ, भाई डीएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एस फेज के अंदर होता है। उसके बाद में जो सारा प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, G1 में और G2 में। ठीक है। तो यहाँ पे G1 और G2 फेज रहेगी, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं रहेगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के पास पास में खाली एक ही सिंगल एंजाइम है। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। एक ही सिंगल एंजाइम है। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकेरियोट्स के पास में 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, उसका क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 है, उसका क्या काम है, एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 है, उसका क्या काम है, टीआरएनए। टी मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 मतलब टीआरएनए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आरएनए होता है, एमआरएनए। तो हर्षिता ये बताओ कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज का काम ज्यादा रहेगा यूकेरियोट्स के अंदर। हेलो। कैसे? यूकेरियोट्स के अंदर कौन सा आरएनए पॉलीमरेज का ज्यादा काम रहेगा, 1, 2 की 3? वन किसका का। काम, किसका काम ज्यादा रहेगा ये पूछ रहा हूँ मैं, यूकेरियोट्स के अंदर। मैं 3 आरएनए आरएनए पॉलीमरेज बताया ना मैंने। फर्स्ट कंट्रोल करेगा आरएनए को, सेकंड कंट्रोल करेगा एमआरएनए को, थर्ड कंट्रोल करेगा टीआरएनए को। और मैंने क्या बताया था आपको, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 का ज्यादा काम होता है यहाँ पे। समझ में आई बात? ठीक है। जी। ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस हो गए किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर खाली एक ही एंजाइम का रोल होता है, आरएनए, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, जो तीनों को कंट्रोल करता है। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1 विल कंट्रोल आरआरएनए, आरएनए पॉल 2 विल कंट्रोल एमआरएनए, एंड आरएनए पॉल 3 विल कंट्रोल टीआरएनए। ठीक है। मैं मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूँ कि टीआरएनए कौन रेगुलेट करता है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, आरएनए पॉलीमरेज 3। इफ आई विल आस्क द क्वेश्चन which enzyme will synthesize rRNA, तो what you will answer, RNA polymerase 1। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कौन सा एमआरएनए का इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लोग क्या बोलोगे, एमआरएनए 2। यहाँ तक समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? मनीष, अभी, मीणा, आदित्य, नितेश, कोई डाउट यहाँ तक? बहुत। कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसकी 3 स्टेजेस होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। जैसे आप लोग क्या होते हो, सबसे पहले बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होकर मर जाता है। होता है ना अलग फेजेस। सेम ट्रांसक्रिप्शन की भी यही कहानी है, इसके 3 फेजेस होते हैं। इनिशिएशन का मतलब कैसे स्टार्ट होता है, इलोंगेशन का मतलब कैसे धीरे धीरे जवान होता है, बड़ा होता है,
और टर्मिनेशन का मतलब कैसे बुढ़ाओ के एंड में खत्म हो जाता है। तो उसकी 3 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, राइट। अब देखो सबसे पहले इनिशिएशन के अंदर क्या होता है। इनिशिएशन का मतलब जहाँ से कि अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डीएनए कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एमआरएनए के अंदर। तो वो कब कन्वर्ट होगा? जब एक आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे आके जुड़ेगा? डीएनए के रीजन पे। उस रीजन को अपन क्या बोलेंगे? प्रमोटर साइट। ठीक है, उस रीजन को अपन क्या बोलेंगे? प्रमोटर साइट। मान लो छोटे बच्चे जब पैदा होता है, अगर उसको माँ बाप उसको पालेंगे नहीं, पोसेंगे नहीं, दूध नहीं पिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तो वो जवान नहीं होगा। जवान नहीं होगा तो बूढ़ा भी नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बचपन से सीधा बुढ़ापे में चले जाए। हो सकता है क्या ऐसा? आदित्य बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? आदित्य, हेलो आदित्य, आवाज आ रही है क्या? नितेश, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन सर, एक ट्रांसक्रिप्शन बार वो कब? यूनिट और बता देते सर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला देखो, यूनिट बता देते एक बार वो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये होता है कि डीएनए का जो पार्ट एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, जितना भी पार्ट, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, जितना पार्ट एमआरएनए में कन्वर्ट होता है डीएनए का, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वो कितना भी हो सकता है। मतलब पूरा ही होता है सर, मतलब जैसे दो स्ट्रैंड में हो जाते हैं, ये दो स्ट्रैंड बन जाते हैं ना, मतलब वैसे तो कभी कभी कम ट्रांसक्रिप्शन में कम, सर ऐसे ही तो होता है ना। हाँ होता, होते तो पूरे पूरे ही है। फिर कई बार कुछ डिजीज हाँ हो जाती है या कहीं म्यूटेशन हो जाता है तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। नॉर्मली तो पूरा ही होता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता कैसे है। इनिशिएशन का मतलब कैसे स्टार्ट होता है। मतलब सर बोलेंगे क्या, मतलब जैसे आपने पूछ लिया व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए, हाँ तो तुम ये और बोलोगे तो कि सीधे दैट सीधे पार्ट, ऐसे लिख दें, द पार्ट विच कन्वर्ट इनटू एमआरएनए फ्रॉम बिल्कुल डीएनए। बिल्कुल दैट पार्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ये लिखना है। एकदम परफेक्ट डेफिनेशन यही है जो तुमने बोली। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता कैसे है। मैंने आपको बताया कि डीएनए कन्वर्ट होता है किसमें? एमआरएनए के ऊपर। वो कब कन्वर्ट होगा? जब उसके ऊपर कोई एंजाइम, वो एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे आके जुड़ जाएगा? डीएनए के ऊपर आके जुड़ जाएगा। उस रीजन को अपन क्या बोलेंगे? प्रमोटर रीजन। ठीक है, उस रीजन को अपन क्या बोलेंगे? प्रमोटर साइट। दैट पार्ट ऑफ डीएनए ऑन विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इज कॉल्ड एज प्रमोटर साइट। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसकी 5 सब यूनिट होती है। बहुत ध्यान से देखना। इसकी जैसे अपने हाथ में कितनी उंगली है? अपने हाथ में 5 उंगली है। 5 उंगली बराबर तो यस नहीं सर। है, लेकिन काम तो एक साथ ही करती है। इसी तरह इस आरएनए पॉलीमरेज की 5 सब यूनिट है। दो तो हो गई अल्फा सब यूनिट, एक हो गई बीटा सब यूनिट, एक हो गई बीटा डैश सब यूनिट, एक हो गई ओमेगा सब यूनिट। ठीक है, तो 5 सब यूनिट्स कौन कौन सी है? दो तो अल्फा है, एक बीटा है, एक बीटा डैश है और एक ओमेगा है। ठीक है, अब क्या होता है? अब देखो होता क्या है, जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर बाउंड हो जाता है, तो बाउंड करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि डीएनए के स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो जाते हैं, मतलब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी तो वो आगे एमआरएनए बनाएंगे। एन एंजाइम स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब वंस आरएनए पॉलीमरेज इज बाउंड टू द डीएनए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर रीजन। जब वो प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? ये डीएनए के स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो जाएंगे, मतलब आपस में खुल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बताया था ना आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में ही, जब भी तो एमआरएनए बनेगा आगे। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या है? ये जो एंजाइम है कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज, इट विल स्टार्ट इट्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी कैसे काम करेगा? क्यों काम करेगा? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास 5 उंगलियां हैं। अगर मान लो मैंने आपके हाथ में से 2 उंगली काट दी, तो यश तुम काम कर पाओगे क्या? बताओ, हेलो। प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर मैंने तुम्हारा अंगूठा हटा दिया तो कोई चीज़ पकड़ पाओगे? नहीं कर पाओगे। नहीं इसी सर। तरह आरएनए पॉलीमरेज के 5 में पास में ही 5 उसकी ताकत है, 5 सब यूनिट है। कौन कौन सी? दो तो अल्फा हो गई, एक बीटा हो गई, एक बीटा डैश हो गई और एक ओमेगा हो गई। ये पांचों मिलकर आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करेगी। क्या हेल्प करेगी? कि ये डीएनए के ऊपर जाके बाइंड होगा, तो उसको अपन बोलेंगे प्रमोटर रीजन। उससे क्या होगा? दैट डीएनए विल कन्वर्ट इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और सो दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। अब नेक्स्ट पैटर्न हो गया इलोंगेशन का। मतलब अब अपन बचपन से आ रहे हैं जवानी की तरफ, मतलब अपने को न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, खा रहे पी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे होगा इलोंगेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन अब जवान हो रहा है। वो कैसे होगा? देखो, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा?
कंटिन्यूस क्या करता जाएगा, आरएनए की चेन को लंबा करता जाएगा, आरएनए की चेन को लंबा करता जाएगा, आरएनए प्राइमर्स को जोड़ता जाएगा, आरएनए प्राइमर्स को भी जोड़ता जाएगा, और क्या करेगा, साथ साथ न्यूक्लियोटाइड को भी जोड़ता जाएगा। ठीक है, सर न्यूक्लियोटाइड्स को भी, हाँ बोलो। सुनिए सर। हाँ बोलो। सर मतलब जैसे ये होता है, मतलब जैसे दो स्ट्रैंड हो गए हाँ। डीएनए का ना, हम्म। फिर उस पे आरएनए पॉलीमर आके जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो तो फिर नहीं, आते कहाँ से सर वो? दोनों स्ट्रैंड जो है ना, जो दो स्ट्रैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे पहले तो। सिंगल स्ट्रैंड में दो अलग अलग हो जाते हैं सर, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। उन पे हाँ दोनों पे एंटी कोडोन्स आके जुड़ने लग जाते हैं। बिल्कुल। उन पे आरएनए वो कहाँ पॉलीमरेज से आके आते हैं? उन पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया ना। अब हाँ वही तो सर, कहाँ से आया वो? अपनी बॉडी के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होता है क्या वो? आरएनए पॉलीमरेज जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म के थ्रू आता है या न्यूक्लियस के थ्रू आता है। अच्छा, ठीक है। बनता है उसके अंदर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर बनता है। तो जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया, उसको तो अपन ने क्या बोला, प्रोमोटर साइट बोला। अब आके जुड़ गया तो उससे क्या हुआ, अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। राइट। प्रोमोटर साइट बोलते हैं सर, ओराई बोलते हैं? नहीं नहीं, और ओरे साइट तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में मैंने पढ़ाया था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में होता है वो। हाँ, मतलब ओराई, जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। हाँ, लेकिन जहाँ पे अपना वो भी तो सर ट्रांसक्रिप्ट, डीएनए स्ट्रैंड में ही होता है सर, वो भी तो हाँ, ट्रांसक्रिप्शन का एक पार्ट है। वो वो रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करेगा। ट्रांसक्रिप्शन कब स्टार्ट होगा, जब रेप्लिकेशन। हाँ, अगर आरएनए पॉलीमरेज आया ही नहीं डीएनए के पास में तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया ओके था सर। कि आरएनए पॉलीमरेज का आना जरूरी है। आरएनए आरएनए पॉलीमरेज जब पॉलीमरेज। आया डीएनए के ऊपर, उसको अपन ने क्या बोला, प्रमोटर साइट, मतलब उसने आगे प्रमोट कर दिया। भाई जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, हाँ। आप एग्जाम में पास नहीं करोगे, अगली क्लास में थोड़ी चले जाओगे, नहीं जा सकते ना। नहीं सर। तो जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे आके जुड़ेगा नहीं, तो प्रमोटर साइट बनेगी नहीं। अब प्रमोटर साइट बन गई, अच्छा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, हम्म, उसको आगे जवान फिर भी तो एमआरएनए करेगा। बन जाएगा। बिल्कुल। अब जब एमआरएनए बनेगा इसके अंदर, तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इलोंगेशन स्टेप के अंदर उसको आरएनए के चेन को लंबा करता जाएगा, साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, हाँ। 5' to 3' डायरेक्शन फाइव में। डैश टू थ्री डैश बिल्कुल बिल्कुल। तो आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एडिशन ऑफ आरएनए चेन। तो क्या होगा सर, उससे, ये मतलब उसका है ना 5 डैश, मतलब जो पुराना वाला स्ट्रैंड है, जो मतलब बिल्कुल ओल्ड स्ट्रैंड है, हाँ, पेरेंटल स्ट्रैंड है, बिल्कुल उसका बिल्कुल फाइव बिल्कुल डैश टू थ्री डैश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पे ही। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, सारा काम डीएनए को तो हटाते जा रहा है और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जा रहा है और आरएनए मॉलिक्यूल्स को ऐड करता जा रहा है। उससे क्या हुआ, जो अपनी ट्रांसक्रिप्शन है उसको और आरएनए मिल गया, और आरएनए मिल गया, और आरएनए मिल गया। अब जैसे जवानी में अपन को खाते पीते हैं, अच्छे से खाना वाना खाते हैं, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, सारा काम हो गया यहाँ पे। अब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट भी हो गया, इलोंगेट भी हो गया। इलोंगेट कैसे हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या दिया उनको, न्यूक्लियोटाइड्स भी दिया और आरएनए प्राइमर्स भी दिए, आरएनए की चेन भी लंबी करी। ठीक है। अब क्या हुआ, सब कुछ काम हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया बचपन से जवानी भी आती है, जवानी से बुढ़ापा भी आता है। अब यहाँ पे जाके ट्रांसक्रिप्शन बुरा हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, टर्मिनेशन का मतलब रुक जाना। कैसे रुकेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक कोडॉन होता है, AAU AAA, ये कोडॉन आपको याद रखना है। अगर ये कोडॉन आके आके लग गया कहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज पे, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। मीन्स इट इज द इनिबिशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेशन कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कोडॉन। तो मैं एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि नेम द कोडॉन विच इज यूज इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो आप क्या लिखोगे, AAU AAA। उससे क्या हुआ, जो आरएनए स्ट्रैंड है वो रिलीज हो गया और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी डीएनए से टूट गया। जब इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन के अंदर क्या हुआ, AAU AA कहाँ पे आके जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज पे आके जुड़ गया। और ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे था, डीएनए की प्रमोटर साइट पे था, वो भी अलग हो गया। अब क्या होगा, जब आरएनए अलग हो गया डीएनए से, उसको सारा कुछ माल मिल गया, इसने कहा ठीक है भाई, मेरा तो काम हो गया, अब मैं आगे जाऊंगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। उसको अपन क्या बोलेंगे आगे, एमआरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे आगे, एमआरएनए प्रोसेसिंग। तो कहने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन भी हो गया, इलोंगेशन भी हो गया, टर्मिनेशन भी हो गया, तीनों स्टेप हो गए। उसके बाद में क्या होता है, अब आरएनए जब अलग हो गया डीएनए से, इसने कहा अब डीएनए की जरूरत नहीं है, अब मुझे सारा माल मिल गया, अब मैं खुद की आगे करूंगा प्रोसेसिंग। तो एमआरएनए प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, ये दो तरह के कोडॉन्स को जोड़ता है। एक को हम बोलते हैं इंट्रॉन, एक को हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है। एक्सॉन्स होते हैं कोडिंग रीजन, जो कि आगे कोड वर्ड बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो काम की चीज है। इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग रीजन, जो कोई काम का नहीं है,
एक तरह का अपना वेस्ट मटेरियल है, लेकिन फिर भी एमआरएनए जब प्रोसेसिंग होती है तो ये दोनों को ऐड करता है, किस किस को, एक्सॉन्स को भी और इंट्रॉन्स को भी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंट्रॉन्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सेक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और एक्सॉन्स क्या है? एक्सॉन्स आर द कोडिंग रीजन्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो हर्षिता, ये बताओ इसमें से काम का पार्ट कौन सा है, एक्सॉन्स के इंट्रॉन्स? हर्षिता, हेलो, हाँ जी सर। इसमें से काम का पार्ट कौन सा है, एक्सॉन्स के इंट्रॉन्स? एक्सोन्स एक्सॉन्स कोडिंग हो काम रही का, है उसमें। बिल्कुल कोडिंग हो रही है तो अपना एक्सॉन्स अपना काम का पार्ट है और इंट्रॉन्स अपना वेस्ट मटेरियल है। ठीक है हर्षिता, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर मतलब जो सॉरी सॉरी राइबुलोज आता है, सॉरी यार क्या आता है सर, क्या आर, आता है वो, आरएनए पॉलीमरेज, हाँ सॉरी, हाँ हाँ आरएनए पॉलीमरेज आता है, जो हाँ, दो स्ट्रैंड बनते हैं एक डीएनए के। हम्म। वो सिर्फ एंटीकोडोन्स को जोड़ने में हेल्प करता है या खुद भी कंज्यूम होता है वो? नहीं, वो खुद भी कंज्यूम होता है और साथ में आरएनए प्राइमर्स को भी जोड़ता है और साथ में न्यूक्लियोटाइड्स को भी जोड़ता है, जब तो एलोंगेशन होता है। अगर आरएनए आरएनए पॉलीमरेज इतना काम नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इनिशिएशन के बाद में एलोंगेशन फेज में तो आएगा ही नहीं। हाँ तो एलोंगेशन फेज में कब आरएनए आएगा? पॉली जब ये सब जुड़ जाएंगे। हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स भी और आरएनए के प्राइमर्स भी, ये सब जोड़ेंगे जब भी सर तो ये उसके एलोंगेशन होगा आगे। यस सर, आरएनए ये सर, सॉरी, ये सर आरएनए पॉलीमरेज तो ये सब चीज़ें इनिशिएट करता है, मगर ये सब आते कहाँ से हैं? न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह कहाँ से बनते हैं और आरएनए पॉलीमर्स कहाँ से बनते हैं? ये मैंने बताया ना आपको, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म किससे आते हैं और न्यूक्लियस से आते हैं। साइटोप्लाज्म, अच्छा न्यूक्लियस और ये सब भी वही, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल न्यूक्लियस और वही, साइटोप्लाज्म में बनते हाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह भी। बिल्कुल बिल्कुल, सारे 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 वहीं ये से मेरे को आएंगे। लगा कि सर ओनली आरएनए पॉलीमर बनता है। नहीं नहीं, सब कुछ वहीं से तो आएगा। आरएनए पॉलीमरेज का तो बेसिकली काम क्या है, इनिशिएशन इनिशिएशन हो गया, ये डीएनए पे आके जुड़ गया, उसको अपन ने क्या बोला, प्रोमोटर साइट बोली। उसके बाद इलोंगेशन कब करेगा, जब वो आरएनए प्राइमर्स को भी जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को भी जोड़ेगा, जब तो आगे चेन लंबी होगी। अगर बचपन में तुम्हें पापा मम्मी खाना पीना छोड़ दें तो तुम जवान थोड़ी हो जाओगे, बचपन में सीधे मर जाओगे बचपन में ही। नहीं सर, हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि सर खाना आता कहाँ से वो। हाँ, तो वो सारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से ही आता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस भी नहीं है। उनका तो सारा खाना साइटोप्लाज्म से ही काम चलेगा उनका तो, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं प्रोकैरियोट्स के पास में। तो उनको सारा खाना कहाँ से आएगा, साइटोप्लाज्म से ही आएगा। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियस से भी आएगा, साइटोप्लाज्म से भी आएगा। ठीक है। तो टर्मिनेशन के बाद क्या हुआ, टर्मिनेशन के बाद एमआरएनए बोला कि चलो ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज भी हट गया प्रमोटर साइट से, एयू कोडन भी आके चिपक गया आरएनए पॉलीमरेज पे। तो आरएनए पॉलीमरेज ने अपना काम पूरा कर दिया। इसने कहा भैया मेरी तो हिम्मत नहीं है, इसने बोला एमआरएनए को अब तू जाने तेरा काम जाने। तो एमआरएनए क्या हुआ, वो डीएनए से अलग हो गया। अब उसने बोला मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, अब मैं खुद का काम आगे खुद ही करूंगा। अपन जब जवान हो जाते हैं तो क्या मम्मी जूते थोड़ी बनाती है, खुद ही जूते पहनते हैं, खुद ही खाना खाते हैं कि नहीं खाते। इसी यस। तरह अब जो एमआरएनए है वो खुद ही आगे प्रोसेस करता है खुद का। क्या प्रोसेस करेगा, वो एक्सॉन्स भी जोड़ेगा, इंट्रॉन्स भी जोड़ेगा, एक बार तो दोनों जोड़ लेगा। उसको भी पता नहीं है कि काम की चीज़ कौन सी है और काम की चीज़ कौन सी नहीं है। तो एक्सॉन्स क्या होते हैं, दे आर कोडिंग रीजन्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में क्या हुआ, अब एमआरएनए को पता चल गया कि इंट्रॉन्स तो मेरे कोई काम के नहीं है, तो इंट्रॉन्स आर एक्सरसाइज, मतलब इंट्रॉन्स को तो बाहर निकाल दिया और जो जो एक्सॉन्स हैं वो सारे जुड़ गए। वो सारे जुड़ गए तो उन्होंने क्या बना दिया, फाइनली उन्होंने बना दिया अपना एक एमआरएनए। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इंट्रॉन्स आर एक्सरसाइज्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म एमआरएनए। तो जो ये जो इंट्रॉन्स काटे जाते हैं, हटते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब कैंची से कुछ काटना। तो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, सो फाइनली दे प्रोड्यूस एमआरएनए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लास्ट में जो एमआरएनए है इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर खाली कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, खाली एक्सॉन्स ही हैं। इंट्रॉन्स तो काट दिया एग्जॉन। अपन ने ऑलरेडी। तो स्प्लाइसिंग क्या होती है, कटिंग ऑफ इंट्रॉन्स सो दैट ओनली एक्सॉन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म एमआरएनए इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। भाई जब सर ये इंट्रॉन्स का, होते कहाँ क्या है? देखो जब एमआरएनए का प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो एमआरएनए पहले खुद को तैयार करता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो तो नाश्ता भी करते हो, शर्ट भी पहनते हो, पैंट भी पहनते हो, जूते भी पहनते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पैदल जाना है यूनिवर्सिटी और आपने हेलमेट पहन लिया, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी कि अरे यार तेरे को तो पैदल जाना है, हेलमेट का क्या काम है। तो वो एक तरह से बेकार चीज़ हो गई। तो ये जब एमआरएनए खुद को प्रोसेस करता है
तो ये क्या करता है, साथ में इंट्रॉन्स को भी जोड़ता है, एक्सॉन्स को भी जोड़ता है। वो क्या काम करते हैं, कोडिंग का काम करते हैं ताकि आगे प्रोटीन बन जाए। अब लेकिन इंट्रॉन्स तो काम करेंगे नहीं कोडिंग का, उनका तो कोई काम है नहीं। तो बाद में एमआरएनए, जो ये अपना एमआरएनए है, जो आरएनए है, ये सोचता है कि इंट्रॉन्स की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, फालतू ये तो मेरे सर पे बोझ है। तो क्या करेगा, इनको कैंची चला के इंट्रॉन्स को कट कर देगा। उसको अपन बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जब कट कर देगा तो क्या बचे, एक्सॉन्स बचे। उन सबको एक साथ आके जोड़ देगा कि सारे एक्सॉन्स एक साथ इकट्ठे हो जाए और फाइनली अपना क्या बना दे, फाइनली अपना बना दे एमआरएनए। एमआरएनए बना देंगे तो बाद में वो एमआरएनए क्या करेगा, बाद में वो चला जाएगा कहाँ पे, वो चला जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। तो मतलब समझ में सर आया कुछ तो ट्रांसक्रिप्ट काम होएगा सर इनका, इसका। एंट्रेंस का तो कोई काम नहीं इंट्रॉन्स है। का। एंट्रेंस तो बस एक तरह का हेल्पिंग मटेरियल है, एक तरह का लगेज है भाई, जो खाली एमआरएनए की मतलब ये, हेल्प। हाँ, हाँ सर, ये मतलब ये लेके भी एमआरएनए आता है इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को। एमआरएनए लेके नहीं आता है, खाली आरएनए पॉलीमरेज लेके आता है। आरएनए आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज, सॉरी। वो लेके आएगा इंट्रॉन्स एक्सॉन्स को। वो जब इंट्रॉन्स को हटा देगा तो बाद में जो एक्सॉन्स बचे, वो एक्सॉन्स जुड़ के ही बाद में क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। तो मैं तुमसे पूछूं कि लास्ट में जो एमआरएनए बना है उसके अंदर कौन से कोडिंग सीक्वेंस है, तो तुम क्या बोलोगे, उसके अंदर खाली एक्सॉन्स ही है। इंट्रॉन्स को अपन हटा दिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग, मतलब कैंची चलाना। ठीक है, तो मान मतलब लो सर मैंने कोई तुम्हें कोई कोड नहीं होता है एमआरएनए के अंदर? एमआरएनए करता है, स्प्लाइसिंग करता है ना एमआरएनए। एमआरएनए जो फाइनली बनता है उसके अंदर खाली एक्सॉन्स ही तो है। वो ऑलरेडी यहाँ पे इतना काम कर चुका होता है कि जो काम की चीज ने उसको कट कर दिया। मान लो मैंने तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया सेल ऑर्गेनिल्स पे, अब तुमने क्वेश्चन उस पर आंसर में लिख दिया सेल डिवीजन पे। तो मेरे लिए तो सेल डिवीजन का उसमें कोई काम का नहीं है, मैं तो वो पढ़ूंगा नहीं, चेक भी नहीं करूंगा। मैं तो वही चेक करूंगा जो तुमने सेल ऑर्गेनिल्स के ऊपर आंसर लिखा हुआ होगा। तो मेरे लिए तो सेल डिवीजन तो कचरा है। मतलब सर ये, यस सर, यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। अब तुमने तो एग्जाम में दोनों चीज लिख दी, तुमने तुम्हारा काम कर दिया। भी तुम्हारा काम था एग्जाम में सेल ऑर्गेनिल्स भी लिख दिया, सेल डिवीजन भी लिख दिया। अब उसको आगे तो मैं देखूंगा ना कि मेरे को कौन सी काम की चीज लग रही है। अगर मैंने क्वेश्चन सेल ऑर्गेनिल्स से पूछा है तो मैं तो वही चेक करूंगा, सेल डिवीजन पे थोड़ी चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हो तुम सारे, सबका से ऑर्गेनिल्स की चेक करूंगा, सबको इंडिविजुअल मार्क्स दूंगा। वही काम यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज करता है। ये क्या करेगा, इंट्रोस तो काम के है नहीं, उसको तो निकाल लेगा, कट कर देगा उसको, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और बाद में बोलेगा सारे एग्जॉन्स को, चलो भाई तुम मेरे काम के हो, तो सारे जुड़ जाओ और सब जुड़ के क्या बनाओ, फाइनली बनाओ एमआरएनए। एमआरएनए सर तो मतलब ये एक तरह का एंजाइम है एक्सॉन में। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह का ये जो एक्सॉन एक तरह का कोडिंग सीक्वेंस है जो एमआरएनए को हेल्प करेगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछता हूँ कि व्हाट आर एक्सॉन्स, तब क्या लिखोगे, दीज आर कोडिंग सीक्वेंस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आई अच्छा, बात। यही मेरे को ये लग रहा था, क्योंकि ये सर छोटे में होते ही ये पढ़ा था हमने, एमआरएनए के अंदर एक पर्टिकुलर कोडिंग सीक्वेंस बनता है। बिल्कुल, उस कोडिंग सीक्वेंस को तो हम एक्सॉन्स बोलते हैं और नॉन कोडिंग को उसी हम इंट्रॉन कोडिंग बोलते हैं। सीक्वेंस का एग्जाम मैं इसलिए बार बार पूछ रहा था सर, इसमें कोई कोड नहीं होता क्या, कोई कोड नहीं होता बिल्कुल, क्या? होता है ना, कोडिंग सीक्वेंस अपना एक्सॉन्स हो गया, नॉन कोडिंग सीक्वेंस अपना एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन्स हो गया। इंट्रॉन हो गया। समझ में आई बात। यस सर। ठीक है, ये इसका वो है। तो अपना टॉपिक अपना फिनिश हो गया है। कुछ पूछना है किसी को? हेलो, हर्षित पीपीटी शेयर हो रही है क्या? हाँ जी सर, हो रही है। मतलब अभी तो वो आ रहा है। हाँ, अब आ गई आ गई। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। तो इट इज द प्रोसेस इन विच दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय एमआरएनए। कल हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ था, कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। अरे राहुल, ओ राहुल, एक बार गेट बंद कर देना दोनों। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस in which the formation of protein by decoding mRNA is produced। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि अपना ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, बाद में एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, और बाद में जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन होता कहाँ पे है, इट अकर्स इन राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कहाँ पे होता है, ओनली इन साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर कहाँ कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम्स के अंदर, यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, इट बिगिंस
व्हेन mRNA एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसलेशन चालू कब होता है? एक बार जब mRNA बन गया, उसकी प्रोसेसिंग हो गई, इंट्रॉन्स को उसने हटा दिया, एक्सॉन्स को उसने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? जब mRNA साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, उसके बाद ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। और मैंने आपको कल बताया थे 3 तरह के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। अब जब एमआरएनए जब प्रोटीन बनाएगा तो अकेला नहीं बनाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो एक एक संजय नाम का आदमी था। उसने क्या किया था? उसने पूरा उसने महाभारत का आंखों देखा हाल दिखाया था ना धृतराष्ट्र को। वही काम यहाँ पे करेगा टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा? एज ए इंटरप्रेटर ऑफ एमआरएनए, मतलब ये एमआरएनए को सारी कहानी बताएगा कि आपको प्रोसेसिंग कैसे करनी है, आपको प्रोटीन कैसे बनाना है, दूर दूर कौन कौन सा मॉलिक्यूल आपके काम का है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल आपके काम का नहीं है। तो एमआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए की हेल्प से, टीआरएनए की हेल्प से ही वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही 3 फेजेस है जैसे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन और टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 3 फेजेस थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर 4 फेजेस हैं। कौन कौन सी है? सेम, इनिशिएशन मतलब जहाँ से कि स्टार्ट होगा। सेकंड, इलोंगेशन, जैसे पहले बच्चा होता है, बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। बताया था ना मैंने कल, सेम कहानी यहाँ पे भी वही है। इनिशिएशन, इलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन और टर्मिनेशन। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। नितेश, कौन सा एक्स्ट्रा स्टेप है बताओ? हेलो नितेश, हेलो हर्षिता, कौन सा स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें ट्रांसलेशन में? हेलो हेलो हर्षिता, आवाज आ रही है क्या? हेलो। सर ये टर्मिनेशन वाला। नहीं, टर्मिनेशन तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी था। कौन सा स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है ये वो बताओ? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। हाँ, ट्रांसलोकेशन एक्स्ट्रा है ना, ये 3 तो सेम ही है। हाँ हाँ अब हाँ देखो, हाँ। अब देखो इनिशिएशन के अंदर क्या होता है। इनिशिएशन मतलब ट्रांसलेशन स्टार्ट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है? एमआरएनए होता है, उसके साथ में कौन होता है? टीआरएनए होता है। तो मैंने क्या लिखा है? टीआरएनए बियरिंग द फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। ये टीआरएनए क्या करेगा? एक एमिनो एसिड को लेके आएगा, कहाँ पे? एमआरएनए के ऊपर लाएगा, और साथ में राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट को भी लेके आएगा। कौन? टीआरएनए। कहाँ पे लेके आएगा? एमआरएनए के ऊपर। और जो जो उसकी सब यूनिट रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी? लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। मतलब एक सब यूनिट तो बड़ी होगी और एक सब यूनिट छोटी होगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व आर द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो मतलब सबसे पहले क्या हुआ? एमआरएनए है, वो किसकी हेल्प लेगा? टीआरएनए की। टीआरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं उसको। तो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे? एमआरएनए के ऊपर। और साथ साथ 2 राइबोसोम्स की सब यूनिट भी लेके आएगा। कौन कौन सी? स्मॉल और लार्ज। तो जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट हैं, यही मिलके पूरे ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे अपना अभी चल रहा है इनिशिएशन, तो उसमें कुछ फैक्टर्स भी काम में आते हैं। IF1, IF2, IF3। IF का मतलब इनिशिएशन फैक्टर 1, IF2 का मतलब इनिशिएशन फैक्टर 2, IF3 का मतलब इनिशिएशन फैक्टर 3। तो ट्रांसलेशन के अंदर क्या होगा? ये तीनों फैक्टर साथ में काम करेंगे, और साथ में एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। जैसे अपने अंदर होता है ATP, वैसे यहाँ पे होगा GTP, मतलब गुआनिडीन ट्राई फॉस्फेट। तो ये तीन तीन इनिशिएशन फैक्टर्स हो गए, और एक उसके साथ में क्या होगा? GTP एनर्जी मॉलिक्यूल होगा, मतलब गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट। और उसके बाद में क्या होगा? जो टीआरएनए जो है वो क्या लेके आएगा? अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज टीआरएनए। अगर टीआरएनए कोई अमीनो एसिड लेके नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं अनचार्ज टीआरएनए। और अगर टीआरएनए कोई अमीनो एसिड लेके आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज टीआरएनए, राइट। तो इनिशिएशन के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले एमआरएनए है, वहां पे टीआरएनए आया,
टीआरएनए क्या लेके आया, एमिनो एसिड लेके आया, साथ में क्या लेके आया, दो राइबोसोम्स की सब यूनिट, एक बड़ी एक छोटी। उसके साथ साथ क्या हुआ, 3 फैक्टर्स आए। कौन कौन से, इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3, और साथ में कौन सा मॉलिक्यूल आया, जीटीपी। अपने अंदर होता है जैसे एटीपी, वैसे यहाँ पे क्या काम आएगा, जीटीपी, गुआनिलीन ट्राइफॉस्फेट। अगर टीआरएनए किसी एमिनो एसिड को लेके आ रहा है तो वो हो गया चार्ज टीआरएनए, और अगर टीआरएनए किसी एमिनो एसिड को लेके नहीं आ रहा है तो वो हो गया अनचार्ज टीआरएनए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो मैंने आपको बताया था 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, IF1 IF2 IF3, और राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती है, लार्ज और स्मॉल। तो लार्ज वाली तो है 50 और स्मॉल वाली है 30। तो सबसे पहले क्या हुआ, IF1 और IF2 वो किस पे आके बाइंड हुए, राइबोसोम्स की 30 सब यूनिट पे, मतलब स्मॉलर सब यूनिट पे आके बाइंड हो गए। और IF3 किस पे बाउंड हुआ, IF3 बाउंड हुआ जीटीपी से, और बाद में किस पे बाउंड हुआ, स्मॉल सब यूनिट पे। तो कहने का मतलब ये है, इनिशिएशन के अंदर क्या हो रहा है, IF1 IF2 किस पे बाउंड हो गए, राइबोसोम्स की 30s यूनिट पे, और IF3 किस पे आके बाउंड हुआ, स्मॉलर सब यूनिट पे। साथ साथ कौन सा मॉलिक्यूल है, साथ साथ जीटीपी। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो टीआरएनए जो है, ये जो अमीनो एसिड लेके आया है, इस पे 2 बाइंडिंग साइट्स है, ए साइट और पी साइट। ए साइट का मतलब होता है एक्सेप्टर साइट, और पी साइट का मतलब होता है डोनर साइट। मतलब क्या होगा कि जो अमीनो एसिड लेके आ रहा है वो पहले कहाँ पे आएगा, पी के ऊपर आएगा। पी क्या करेगा, ए को दे देगा, क्या दे देगा, अमीनो एसिड। इसलिए पी को अपन ने बोला है डोनर साइट, और ए को अपन ने बोला है एक्सेप्टर साइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले IF1 IF2 वो किस पे बाउंड हुए, राइबोसोम्स की 30s सब यूनिट पे। IF3 किस पे बाउंड हुआ, जीटीपी के ऊपर, जो बाद में किससे बाउंड हुआ, राइबोसोम्स की स्मॉलर सब यूनिट से। उसके बाद में मैंने जब आपको बताया था कि जो टीआरएनए है उसके ऊपर 2 बाइंडिंग साइट्स है, कौन कौन सी, पी साइट और ए साइट। पी को हम बोलेंगे डोनर, ए को हम बोलेंगे एक्सेप्टर। तो टीआरएनए क्या करेगा, पहले देगा अमीनो एसिड किसको, पी को, फिर पी किसको दे देगा, ए को दे देगा। ठीक है। फिर जो ए साइट है इसको हमने क्या बोला है, एक्सेप्टर साइट बोला है। इस पे क्या हुआ, इस पे आ गया क्या, एमिनो एसाइल टीआरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब इस ए साइट के ऊपर एमिनो एसिड आके चिपक गया, और पी साइड ने क्या किया, पी साइड ने अपना एमिनो एसिड किसको दे दिया, ए साइड को। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, नितेश, आदित्य, हर्षिता, यहां तक कोई डाउट। नो सर। आदित्य समझ में आया क्या, हाँ जी सर। ठीक है। आगे चले। जी। उसके बाद देखो, जब भी अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो उसमें कोडन काम में आते हैं, कौन सा, AUG और UAC। ये दोनों क्या है, अपने इनिशिएशन कोडन है, जो कि मतलब ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन कोडन। कौन कौन से हैं वो, AUG और UAC। अब मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट हैं, कौन कौन सी, स्मॉल और लार्ज। तो जो स्मॉल सब यूनिट है वो कहाँ पे आके चिपकेगी, mRNA की कौन सी साइड पे, 5' पे। और जो लार्ज साइड है वो कहाँ पे आके चिपकेगी, वो चिपकेगी 3rd साइड पे। मैंने आपको बताया था कि 2 साइड होती है, 5' और 3'। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है इट विल अटैच टू 5', और जो लार्जर सब यूनिट है इट विल अटैच टू 3'। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या हुआ, उसके बाद में जब IF1 IF2 IF3 तीनों अपनी अपनी जगह चले गए, एमिनो एसिड कहाँ पे आ गया, पी साइड पे आ गया, पी साइड से वो ए साइड पे आ गया। इसलिए अपन ने पी को क्या बोला, डोनर साइड, ए को क्या बोला, एक्सेप्टर साइड। जब एमिनो एसिड ए पे आके चला गया उसके बाद में क्या हुआ, 2 कोडन्स आए, AUG और UAC। ये आपस में दोनों कोडन्स क्या है, दोस्त हैं। उन्होंने क्या बोला कि चलो सारा काम तो हो गया, अब अपन भी कुछ काम कर लें। वो ये दोनों क्या काम करेंगे, ये ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इनिशिएशन कोडन। उसके बाद में क्या हुआ, जो राइबोसोम्स की स्मॉल साइट है वो कहाँ पे आई, वो तो आ गई 5' पे, और जो उसकी लार्जर साइड है वो कहाँ पे आ गई, 3' पे। ठीक है। तो अभी अपने क्या चल रहा है, इनिशिएशन। ये इसका डायग्राम है, देखो ये 5' है, 3' है, ये mRNA है, ये स्टार्ट कोडन है, यहाँ पे mRNA की बाइंडिंग साइट्स है, यहाँ पे एमिनो एसिड आ रहा है AUG, ये GTP मॉलिक्यूल है। ये पूरा क्या बन गया, ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब स्टार्ट कोडन भी है,
5 डैश भी है, 3 डैश भी है। ये तो हो गई ए साइट, ये हो गई पी साइट, ये हो गई ए साइट। ये क्या हो गया यहाँ पे लार्जर सब यूनिट, यहाँ पे कौन सी हो गई स्मॉलर सब यूनिट। तो अमीनो एसिड कहाँ पे आया, पहले बीच वाली साइड पे आया, जो ब्लू रंग की दिख रही है ना पी साइड। इसने किसको दिया, ए को दिया। ए कौन सी है, एक्सेप्टर साइड। ए के बाद में फाइनली वो कहाँ पे चली जाएगी, ई पे चली जाएगी। ई को हम बोलते हैं एम्प्टी साइड। तो कैसे घूमेगी, पी ए ई, पहले पी पे आएगी, फिर ए पे जाएगी, फिर ई पे जाएगी। साथ साथ क्या होगा, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कहाँ पे आ गई 5 डैश पे, जो लार्जर सब यूनिट है वो कहाँ पे आ गया 3 डैश पे। तो इस तरह से अपना पूरा क्या बन गया, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सर हाँ बोलो। ये जीटीपी मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है इधर? जीटीपी मॉलिक्यूल इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जीटीपी मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको अपने मानो खाली दूध ही दूध पिलाया, दाल का पानी नहीं पिलाया, तो वो क्या बड़ा होगा क्या, वो जवानी थोड़ी जाएगा। उसको कम से कम एनर्जी तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए ना साथ साथ। तो वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जीटीपी कर रहा है। ये अपने सारे चीज खाना पीना अपने अरेंज कर दिया सबका, उसके मुंह में कौन डालेगा, मुंह में तो जीटीपी डालेगा ना उसके। मानो कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने दूध रखा हुआ है और खाना रखा हुआ है, अपने आप तो खाएगा नहीं, कौन खिलाएगा उसको, माँ बाप ही तो खिलाएंगे। वही काम यहाँ पे जीटीपी कर रहा है, सब कुछ सामान मतलब रेडी सर कर ये दिया। हाँ कोडोन बोलो। को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोडोन को ट्रांसफर भी कर रहा है, साथ साथ एमआरएनए को कहाँ पे ले आया, ओ सॉरी स्मॉल सब यूनिट को कहाँ पे ले आया 5 डैश पे, लास्ट सब यूनिट को कहाँ पे ले आया 3 डैश पे ले आया। थ्री डैश। एमिनो एसिड कहाँ पे ले आया, पी साइड पे, वो पी साइड से चले गया ए साइड पे, ए साइड से वो चले गया ई साइड पे। तो इस तरह से पूरा ये अपना कॉम्प्लेक्स रेडी रहता है। ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसलेशन इनिशिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप अपना आता है इलोंगेशन। अब जब बच्चा बड़ा होगा तो यंग स्टेज में आएगा। अब जब यंग स्टेज में आएगा तो क्या होगा, देखो इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। एक तरह के बॉन्ड बनते हैं इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो सारी कहानी यहाँ पे भी सेम रहेगी, वही जीटीपी रहेगा, जीडीपी रहेगा। लेकिन वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आ रहे थे, IF1, IF2, IF3। यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आ रहे, EF T4, EF मतलब इलोंगेशन फैक्टर, T4 इलोंगेशन फैक्टर, T5 इलोंगेशन फैक्टर G। अब देखो यहाँ पे अपन ने इसको T4 और T5 क्यों बोला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो अमीनो एसिड है वो सबसे पहले किस पे आएगा, पी साइड पे आएगा। पी साइड किसको देगा, ए साइड को देगा। ए साइड किसको देगा, ई साइड को देगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो अमीनो एसिड का एक्सचेंज है वो कम से कम 4 से 5 बार होगा। ठीक है, अमीनो एसिड का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 बार होगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, इलोंगेशन फैक्टर T4, इलोंगेशन फैक्टर T5 और इलोंगेशन फैक्टर G। ये जो इलोंगेशन फैक्टर G है ये किसमें हेल्प करेगा, जीटीपी को कंप्लीट बनने के लिए। बाकी दोनों किसमें हेल्प करेंगे, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए। तो इलोंगेशन कहानी खाली सर इतनी सी है। हाँ बोलो। ये पीएई का मतलब क्या है, मतलब किस बेसिस पे इनको कर रहा है? पी पी तो होती है अपनी डोनर साइड, ए होती है अपनी एक्सेप्टर साइड, ई अपनी होती है एम्प्टी साइड। तो सबसे पहले अमीनो एसिड किस पे आया, डोनर साइड पे आया, उसको अपन ने पी नाम दिया क्योंकि वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फिर अपन ने हाँ। वो जो अमीनो एसिड है वो किस पे गया, ए साइड पे। ए को अपन ने क्या बोला है, एक्सेप्टर साइड। उसने क्या किया, उसने पी से अमीनो एसिड ले लिया और फिर ए ने क्या किया, बाद में ई को दे दिया। ई ने क्या किया, उसको उड़ा दिया, तो वो हो गया बाद में एम्प्टी। एम्प्टी वो जब हो गया, एम्प्टी करने के बाद में क्या हुआ, ट्रांसलेशन कहाँ पे आ गया, इलोंगेशन फेज में आ गया। जब इलोंगेशन फेज में आ गया तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो चीज है। सबसे पहले एक बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, ये क्या करेगा, कुछ इलोंगेशन फैक्टर को साथ में लेके आएगा। कौन कौन से, EFT4, EFT5 और EFG। इसमें से क्या होगा, ये जो EFG है इसका खाली जीटीपी की तरफ ही ध्यान रहेगा, ये और कुछ काम नहीं करेगा। ये क्या बोलेगा, जीटीपी के ऊपर ही फोकस करेगा कि जीटीपी प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन EFT4 और EFT5 ये क्या करेंगे, ये जब अमीनो एसिड पी से ए में जा रहा है, ए से ई में जा रहा है, उसको रेगुलेट करेंगे। कितनी बार, 4 से 5 बार। इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया है EFT4 और EFT5। T4 मतलब 4 बार अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर हुआ, 5 मतलब 5 बार अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर हुआ। तो अपन ने उसको क्या बोला, EFT4 और EFT5। इसको मैं अब एंट्री नहीं दूंगा, जितेंद्र को छोड़ो, टाइम है क्लास में आने का। तो EFT4, EFT5, तो इलोंगेशन फैक्टर T4, इलोंगेशन फैक्टर T5। तो T4 T5 का मतलब होता है जितनी बार भी अमीनो एसिड का एक्सचेंज होता है। और EFG का क्या काम है,
वो खाली हेल्प करेगा जीटीपी को जीडीपी से बाइंड करने के लिए। इसको हर्षिता मना कर देना, भाटी को मैं एंट्री नहीं दे रहा हूँ अभी, आपको टाइम नहीं आने का। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो एक स्टेप अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसफर करना सामान का। जैसे मान लो आपने घर खाली किया और किसी दूसरे घर में चले गए, तो क्या करोगे? ट्रक को बुलाओगे और सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो सेम काम यहाँ पे क्या करता है? टीआरएनए करता है। वो क्या करेगा? जो भी अमीनो एसिड है वो क्या करेगा? ए साइड से, वो सॉरी, वापस क्या करेगा? उल्टा कर देगा। वो क्या करेगा? अमीनो एसिड को वापस ए साइड से पी साइड के ऊपर लेके आ जाएगा। ठीक है, पी साइड, जैसे पहले क्या हुआ था? पहले पी ने ए को दिया था, ए ने ए को दिया था। अब ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है? कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते हैं, तो ए साइड क्या करेगा? उनको वापस पी साइड पे भेज देगा। वो काम कौन करेगा? टीआरएनए। इसलिए उसको अपन ने क्या बोला है? ट्रांसफर आरएनए। जहाँ पे ट्रांसलोकेशन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको खाली इतना ही ध्यान रखना है कि वो अमीनो एसिड्स जिनका कोई काम नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, तो ए साइड क्या करेगा? बोलेगा ये तो मेरे कोई काम नहीं आएगा, वो वापस पी साइड को दे देगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस भी किसी डायरेक्शन में चलेगा, 5' टू 3' में। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों की दोनों कौन सी मतलब डायरेक्शन ये में तो चलेंगे? प्रोसेस हो गया बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अपोजिट प्रोसेस क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जब एमआरएनए प्रोसेसिंग हुई थी, उसने इंट्रॉन्स को तो काट के फेंक दिया था क्योंकि कोई काम नहीं था उसका। हाँ, उसने खाली एक्सॉन्स एक्सॉन। को ही जोड़ के एमआरएनए बनाया था। यहाँ पे भी हाँ क्या जी। करेगा? ये जो टीआरएनए है, पहले क्या हुआ था? इस टीआरएनए अपने अमीनो एसिड किसको दिए थे? पी को दिए थे। पी ने किसको दिए थे? ए को दिए थे। ए ने किसको दिए थे? ई को दिए थे। अब यहाँ पे जो ए साइट है, उसने जब अमीनो एसिड लिए पी साइट से, तो उसने क्या बोला कि कुछ कुछ अमीनो एसिड्स तो मेरे काम के नहीं है। ठीक है, वो उसने क्या किए? वापस पी साइड पे भेज दिए। ठीक है, और उसने क्या किया? कचरा सारा फेंक दिया वापस, जो काम काम की चीजें खाली वही रखी है। तो ट्रांसलोकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है? ये टीआरएनए जो है, ये ए साइड को बताता है कि क्या आपको रखना है, क्या आपको फेंकना है। बात समझ में आई क्या हर्षिता? हाँ जी सर, आ गई। उसके बाद में क्या हुआ? वापस ये किस डायरेक्शन में चला? 5' टू 3' में, जैसे कि ट्रांसलेशन चलता है साथ साथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब चीज रेडी है। मान लो आपके सामने 50 सब्जी है, आपको खानी 3 ही है, तब क्या करोगे? 3 सब्जी तो खा लोगे और 47 वापस में बोल दोगे भैया मुझे नहीं खाना है। सब चीज खानी यहाँ पे भी यही है। इसके पास सारा खाना रेडी रहता है, मतलब एमआरएनए भी रहता है, लार्ज सब यूनिट भी रहती है, स्मॉल सब यूनिट भी रहती है, टीआरएनए भी रहता है, एमआरएनए भी रहता है। टीआरएनए को खाली गाइड करना है एमआरएनए को कि आपको कौन सी चीज लेनी है और कौन सी चीज फेंकनी है। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए खुद में इतना समझदार नहीं होता है। महाभारत में क्या हुआ था? धृतराष्ट्र ने थोड़ी युद्ध देखा था, संजय ने बताया था ना उसको युद्ध कि यहाँ पे ये मर रहा है, ये जिंदा है कि नहीं? तो यहाँ पे इंटरप्रेटर कौन है? सारा टीआरएनए। तो सारी कहानी अल्टीमेटली किसके हाथ में है? टीआरएनए के हाथ में है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया बच्चा बचपन से जवानी में आ गया, अब हमेशा तो जवान रहेगा नहीं, बाद में उसको बुढ़ापा भी आएगा, तो क्या होगा? ठन ठन गोपाल, अब प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कैसे खत्म हो जाएगा? अब यहाँ पे 3 कोडोन्स आएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टॉप कोडोन। वो स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं? यूएए, यूएजी और यूजीए। मैंने आपको बताया था कि इनिशिएशन कोडन कौन कौन से थे? एयूजी और यूएसी, जो कि क्या करेंगे? उसको स्टार्ट करेंगे। अभी 3 कोडन हैं, कौन कौन से? यूएए, यूएजी और यूएजी। ये क्या करेंगे? ट्रांसलेशन को बोलेंगे भैया अब तेरा काम खत्म, अब तेरा बचपन भी गया, जवानी भी गई, अब तेरी मौत सामने है, अब तू बूढ़ा होके मर जा। तो तीनों काम कौन करेंगे? यूए। अगर मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टॉप कोडन कौन कौन से हैं, तो क्या बोलोगे आप? हर्षिता क्या क्या बोलोगी? कौन कौन से स्टॉप कोडन? UAA, UAG एंड और UGA। यूजीए। आपको ये याद रखना है कि कौन से कोडन तो उसको जिंदा करेंगे, कौन से कोडन इसको मारेंगे। अब होगा कैसे? देखो, जब स्टॉप कोडन आ गए तो क्या होगा? प्रोटीन रिलीज होगा, उसको अपन बोलेंगे रिलीजिंग फैक्टर। अभी जो रिलीजिंग फैक्टर 1 है, ये तो किस पे आके बाइंड करेगा? यूएए पे और यूएजी पे। मतलब ये जो RF1 है, इसको हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर 1। ये क्या करेगा? ये यूए यूएजी को जाके बोलेगा कि अब तुम सारे प्रोटीन को निकाल के बाहर निकाल के उसको फेंक दो, सारा काम हो गया। तो RF फैक्टर 1 है, वो किसको बाइंड करेगा? यूएए को और यूएजी को। और RF फैक्टर 2 वो किसको बाइंड करेगा? यूएए को और यूजीए को। तो मतलब ये देखो, ये जो कोडॉन यूएए है, इसको तो दोनों ही बाइंड कर रहे हैं। कौन कौन? RF1 भी
और RF2B। लेकिन ये जो UGA है इसको कौन बाइंड कर रहा है? RF2। और UAG को कौन बाइंड कर रहा है? RF1। समझ में आई बात? RF का मतलब होता है रिड्यूसिंग फैक्टर, जो क्या करेंगे, प्रोटीन को बाहर निकाल देंगे, उसको बोलेंगे अब तेरी मौत सामने, अब तू जा बाहर में, तेरा काम खत्म। ठीक है, तो RF1 का मतलब होता है रिड्यूसिंग फैक्टर, जो प्रोटीन को खींच के बाहर निकालेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, वही कहानी यहाँ पे है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ? हर्षिता, आदित्य? आ गई सर, आ गई। ठीक है, ध्यान रहेगा, स्टॉप कोडन भूलोगे तो नहीं। नो सर। अब देखो, बेसिकली यूकेरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन और प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन सेम सा ही रहता है, लेकिन फर्क कितना है? प्रोकैरियोट्स के पास तो खाली एक ही सेल है, ठीक है, और अपने पास वो खूब सारी सेल है। ठीक है, तो इनिशिएशन दोनों में सेम ही रहेगा, लेकिन क्योंकि यूकेरियोट्स अपन है, जैसे अपने में खूब सारे जीन भी हैं, खूब सारा DNA भी है, तो यूकेरियोट्स के अंदर कम से कम जो इनिशिएशन फैक्टर है वो 9 रहेंगे। देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने थे? 3। IF1, IF2, IF3, बताया था ना मैंने, IF1, IF2, IF3। इसी तरह यूकेरियोट्स के अंदर कितने रहेंगे? 9, मतलब 3 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, और यूकेरियोट्स के अंदर tRNA है, वो थोड़ा समझदार ज़्यादा है, इसको ज़्यादा mRNA को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा एमिनो एसिड चाहिए। लेकिन जो प्रोकैरियोट का mRNA है वो एकदम डफर है, उसको tRNA को पूरा बताना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा mRNA, आपको कौन कौन सा एमिनो एसिड यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो यूकेरियोटिक tRNA है उसको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो mRNA बना है वो थोड़ा समझदार है। ठीक है, अब इलोंगेशन फैक्टर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से थे? EFT4, EFT5, EFG। यहाँ पे कौन कौन से हैं? डबल ई आ रहा है, देखो यहाँ पे डबल ई का मतलब इलोंगेशन फैक्टर इन यूकैरियोट्स। ठीक है, वहाँ पे सिंगल ही था ना, वहाँ पे, यहाँ पे डबल ई है। डबल ई का मतलब इलोंगेशन फैक्टर इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? इलोंगेशन फैक्टर 1A, इलोंगेशन फैक्टर 1B, और इलोंगेशन फैक्टर Z। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि वहाँ पे कौन कौन से थे। सिंगल ई था, EFT4, EFT5 और EFG। यहाँ पे डबल ई क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं इलोंगेशन फैक्टर इन यूकैरियोट्स के अंदर, तो यहाँ पे बीच में एक ई एक्स्ट्रा जुड़ गया। बाकी फैक्टर वही है, 1A, 1B और Z। काम इनका भी वही है, दोनों का तो क्या काम है? पॉलीपेप्टाइड चेन में। और Z वाले के क्या काम है? वही GTP की फॉर्मेशन में। तो टॉपिक अपना फिनिश। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हेलो? अरे आदित्य, समझ में आया क्या? बोला तो कर क्लास में।